ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। पार्ट 6। एक दिन विकास सर ने फिर से टेस्ट लिया। क्लास खत्म होने से पहले विकास सर ने सभी की उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी। श्रद्धा ने जब अपनी टेस्ट की कॉपी देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। मनोज ने श्रद्धा को देखा तो उसने आंसुओं से भरी अपनी आंखें झुका ली। वह क्लास से उठकर बाहर चली गई। मनोज भी उसके पीछे चला गया। सूरज डूब चुका था। बत्रा सिनेमा पर कई लड़के लड़कियां बैठे चाय पी रहे थे। मनोज भी जाकर श्रद्धा के साथ बत्रा पर बैठ गया। श्रद्धा अभी भी अपना टेस्ट पेपर हाथ में ही लिए थी। उसका दुख कम नहीं हुआ। मनोज को उम्मीद थी कि चाय से शायद उसका मूड अच्छा हो जाए, इसलिए मनोज पास की दुकान से चाय ले आया। उसने श्रद्धा को एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से वह टेस्ट पेपर ले लिया। श्रद्धा ने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली। असफलता का दुख और उम्मीद की तलाश दोनों ही उसके चेहरे पर मनोज को दिखाई दिए। इस स्वर में श्रद्धा ने मनोज से कहा, मुझे लगता है कि मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कितना खराब लिखा है। मनोज की नज़रें अभी भी श्रद्धा के टेस्ट पेपर पर जमी हुई थी। श्रद्धा के टेस्ट पेपर को गौर से देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी चांदनी पर एक बार एक भेड़िए ने आक्रमण कर दिया था, पर वह तब तक भेड़िए से लड़ती रही जब तक बेदम होकर गिर न पड़ी। पता है क्यों? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनोज क्या पूछ रहा है। श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस मनोज को देखती रही। वह मौन दृष्टि से में मनोज से क्यों का जवाब पूछ रही थी, क्योंकि उसने पहाड़ों में स्वतंत्र विचरने का निर्णय ले लिया था। वह अपने निर्णय से समझौता नहीं करना चाहती थी। मनोज ने अपनी अधूरी बात पूरी की। श्रद्धा को बिना संदर्भ की मनोज की बात समझ नहीं आई थी। उसने मनोज से आश्चर्य से पूछा, कौन चांदनी? तुम्हारे पड़ोसी चचा अब्बू खां की बकरी। मनोज ने गंभीर बात का अंत मजाक से किया। मनोज ने हल्के मजाक के बाद फिर अपनी अधूरी बात गंभीरता से आगे बढ़ाई। हमें अपने निर्णय की रक्षा खुद करनी पड़ती है। इसमें कई परेशानियां आती हैं, पर हमें हर बार उन परेशानियों को हराने के लिए पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ता है। तुमने खुद निर्णय लिया है आईएएस की परीक्षा देने का। अब इसके रास्ते में कितने भी अवरोध हैं, तुम्हें हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना। मनोज ने आगे कहना जारी रखा, श्रद्धा तुम तो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो। जब मैं 12th फेल होकर सफलता का सपना देख सकता हूँ, फिर तुम जैसी मेहनती और योग्य लड़की को सफल होने से कौन रोक सकता है? मनोज ने श्रद्धा को मोटिवेट किया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे पर बहुत देर से रुकी हुई मुस्कुराहट आ गई। वह अपने मन में ऊर्जा महसूस कर रही थी। मनोज के प्रोत्साहन से उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया था। वह मनोज से कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं सकी। मनोज भी सिर्फ इतना ही कह पाया, श्रद्धा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आईएएस मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे। अव्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग नहीं कर सका। इंग्लिश का 300 नंबर का पेपर पास करना भी बहुत ज़रूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं हैं, पर 300 में यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज को अब वापस ग्वालियर जाना है। वह नहीं जानता कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूर, 2-3 महीने की दोस्ती क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी? उसे नहीं पता, पर उसकी इच्छा है कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूर हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। इस अंतिम क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। वह इसे ग्वालियर ले जाए, अपना कॉलेज, अपनी लाइब्रेरी दिखाए,
दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज कल्पना और सपनों में डूबा रहा। वह सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी निश्चित नहीं। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या आईएएस आईपीएस में सेलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सेलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है, पर यदि अभी कह दे तो? श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिरी क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज अंदर विकास सर से मिलने चला गया। विकास सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर विकास सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने विकास सर के पैर छुए और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। वह उसके पास चला गया। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाए चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। मनोज उसके पास आकर बैठा रहा। उसने मनोज को अपने पास में महसूस किया तो आंखें खोल ली। मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। मनोज श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने मनोज को आगे की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिलें तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से श्रद्धा को हमेशा के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने हिम्मत करके श्रद्धा से कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए मनोज को जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। आईएएस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे तैयारी करूंगी या बीए एमएससी रह जाऊंगी। मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ अनिश्चित है मेरा। अगले महीने मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूँ। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। लेकिन मनोज को श्रद्धा अपने से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। श्रद्धा ने मनोज की कॉपी पर अल्मोड़ा का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा के कैसे संभव होता या? काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह इच्छा। मनोज ने अपने मन की बात को कहने की फिर हिम्मत की। श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपने सपनों को श्रद्धा के साथ एक में कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया, मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। किस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से ना घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी पढ़ाई की ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही। फिर मनोज ने अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा,
क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता है किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला यह दिन फिर कभी लौटकर आएगा, या बस यह लड़की यादों में रहेगी? अब मनोज को नहीं पता। मनोज के होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक श्रद्धा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। आईएएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। मनोज सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वह आईएएस या आईपीएस बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। इन्हीं सपनों में डूबा मनोज ग्वालियर पहुंच गया। ग्वालियर में पीली कोठी में मनोज और पांडे ने फिर से एक कमरा किराए से ले लिया। 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दिलीप सोनी भोपाल में ही डीएसपी थे और पुलिस हेडक्वार्टर में सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। मनोज पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में मनोज एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। दिल्ली से वापस लौटते समय जो मनोज पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा था, उसने अपनी कल्पना को थोड़ा छोटा कर दिया। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाएं, तो वह भले ही आईएएस या आईपीएस ना भी बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज में कोई ना कोई छोटी पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बना जा सकता है। पीली कोठी में अश्विन मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। वह पीली कोठी के पास ही हरिशंकरपुरम कॉलोनी में रहता था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अश्विन के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अश्विन ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अश्विन भाई, आप भी ठीक से नहीं देख पाते? पीछे के पेज पर देखो, 3रे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है। टेररिज्म के कारण, उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषताएं अश्विन को गिनाई। अश्विन अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब अश्विन वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख ही नहीं पा रहे अश्विन, मनोज ने अश्विन से खींचते हुए कहा। अश्विन ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पढ़ा तो वहां टेररिज्म नहीं, टूरिज्म लिखा हुआ था। मनोज को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह पेपर पास नहीं हुआ तो उसकी दूसरे सब्जेक्ट की एक भी कॉपी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर अनसीन तो वैसे भी वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा।
उसके इस निर्णय का अश्विन ने विरोध किया। अश्विन ने कहा कि यदि तुम पास नहीं भी हुए तो परीक्षा में पेपर देने का मौका तो मिलेगा। तुम्हें अनुभव के लिए जरूर पूरे पेपर देने चाहिए। पर मनोज की हिम्मत हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने की नहीं हुई। मनोज आगे के पेपर देने भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा। इच्छा होने के बावजूद मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में पढ़ने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज, पांडे, अश्विन, गुप्ता सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। मनोज सोचने लगा कि यदि यूपी में किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आईएएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कई लड़के नायब तहसीलदार, सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद भी आईएएस की तैयारी करते रहते हैं और सफल भी होते हैं। आईएएस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश हुए मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी की मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा आईएएस की ना होकर किसी स्टेट पीएससी की हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। मनोज ने श्रद्धा के द्वारा दिया हुआ उसके घर का फ़ोन नंबर ढूंढा, पर फ़ोन नंबर नहीं मिला। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने श्रद्धा का फ़ोन नंबर कहाँ रख दिया। उसने फिर से अपनी किताबों में श्रद्धा का नंबर ढूंढने लगा। बहुत देर तक जब नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर बैठ गया। मनोज को उजड़ा हुआ देखकर पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? आईएएस तो गई तुम्हारी। यूपी सर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ। 12th के बाद मैं आईएएस के कंपलसरी इंग्लिश पेपर में भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिख कर आया था। करो करो, फ़ोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फ़ोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा। जब मनोज ने पांडे की इस व्यंग्य पर कुछ नहीं कहा तो पांडे ने अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सिलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे प्यार कर ले। अभी तो दुत्कार ही देगी। पांडे ने प्यार में सफलता विषय पर यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अश्विन आ गए। पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के पर दिमाग में सबसे तेज अश्विन मुदगल से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अश्विन जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अश्विन पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालो, 5-6 महीने बाद यूपी की मुख्य परीक्षा होनी है। तुम्हें अभी ही प्यार करना है? अश्विन ने छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अश्विन से प्यार पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अश्विन ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोंक है जो विद्यार्थी से उसी समय चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभावों का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे ना पांडे, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज को अश्विन की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। मनोज ने विरोध किया, मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने को प्रेरित करती है। गुप्ता को अश्विन के स्थान पर मनोज की बात पसंद आई। उसने मनोज से कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। अश्विन जी को क्या पता प्यार के बारे में? प्यार के बारे में ये निरक्षर हैं। अश्विन को गुप्ता का मजाक पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया।
उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ फिर कर लेना प्यार। अभी प्यार करोगे तो सिलेक्ट होना मुश्किल है, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर केवल पढ़ो। किताब सामने रखकर प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। अब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में किसी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसलिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी के यहाँ इंग्लिश की कोचिंग शुरू कर दी। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10-12 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की एक लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। पांडे की इच्छा इन बड़ी आंखों में डूबने की हो गई। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अश्विन द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो चुकी थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे और मनोज ने योगिता से दोस्ती बढ़ा ली। आईएएस की तैयारी करने वाले दोनों प्रेमियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ 4 चांद लगा रहा था, इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि योगिता उसमें रुचि ले रही है। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं हैं। ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। मनोज ने सर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योगिता से भी वैसी ही बातचीत कर रहा था जैसी वह जगदीश तोमर या अश्विन मुदगल से करता था। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। पांडे ने योगिता से कहा, संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ, पर एक अच्छा श्रोता हूँ। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे? पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय योगिता से कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी। मतलब पांडे ने यह बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और योगिता मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली हुई पड़ी थीं, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के पहले खुला हुआ छोड़ कर गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया।
दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के पढ़ने का था। आज पांडे और मनोज योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को आईएएस प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अश्विन मुदगल चुपचाप अपनी किताबों में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध मनोज और पांडे को महसूस हुआ। दोनों ने अपनी अपनी किताबें उठाईं और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योगिता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब को बंद करके रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। मनोज और पांडे दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपना टेप पर चालू किया, जिसके बोल थे सोड़ी सोड़ी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोड़ी सोड़ी अखियों में डूब गया। ये नवनीत भसीन है। मनोज और पांडे का परिचय अश्विन ने एक लड़के से कराया जो सफ़ेद LML स्कूटी से पीली कोठी के गेट पर अश्विन के साथ खड़ा था। उस नए लड़के के हाथ में कुछ नोट्स थे। चारों गुप्ता के कमरे में आ गए। गुप्ता पूजा करके निपटा था और भोजन करने की तैयारी कर रहा था। अश्विन ने कहा, यह नवनीत भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, पीली कोठी में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कोई भी समस्या आती है तो वह मुझसे ही पूछने आते हैं। क्यों अश्विन? गुप्ता ने नवनीत को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अश्विन से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाहिए। अश्विन ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखा। उसने कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवनीत ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवनीत ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा चलिए बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। भारत सरकार से उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवनीत के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लग गई। इस बार उसका डंका खामोश रहा। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से अपने भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थीं। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता ने अपने लिए केवल 4 रोटियां बनाई थीं। मेहमानों के मना करने पर उसने राहत की सांस ली। गुप्ता को नवनीत के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया था। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवनीत ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न याद दिलाया। बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखती हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवनीत ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवनीत की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा। पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवनीत ने वहां बैठे अश्विन, मनोज और पांडे को ललकारा। आप लोगों को पता है? किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है। अश्विन की पढ़ाई से भी जापानी प्रधानमंत्री के भारत आगमन की घटना छूट गई थी। अश्विन भी चुप रहा, पर नवनीत कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए
प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। नवनीत ने कहा, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवनीत की नज़र में सरल प्रश्न शेष लोगों की नज़र में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया और वह जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवनीत के सामने हथियार डाल दिया। नवनीत ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए वह उन पर टूट पड़ा था। आज नवनीत को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवनीत ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? उनका नाम है जूनी कीरो कोइजुमी। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवनीत का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवनीत भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस समय पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवनीत अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में कमरा लेकर रहने लगा। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। मनोज ने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा पर फोन नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद पांडे को भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई। मनोज, विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा के घर का नंबर। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। मनोज और पांडे दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग के डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज़ आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। दृष्टि में कोचिंग की है, मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उनका फ़ोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं है। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही हैं ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फ़ोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत ज़रूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार भी बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले ही दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फ़ोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फ़ोन लगाया। महिला ने फिर फ़ोन उठाया। मनोज को लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने लड़की से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। मनोज को लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और उसकी मांग पूरी कर देगी, लेकिन अप्रभावित लड़की ने यंत्रवत जवाब दिया,
विकास सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे दी। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है। मनोज कैसे जाएगा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे। क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है। उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब लांग जाते हैं और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के कुछ नोट्स पड़े थे। पांडे ने कहा, मनोज, लो ये नोट्स रख लो। ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स दे दिए। पांडे ने 500 रुपए मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। पांडे मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने एसटीडी से योगिता को फोन लगाया और हंस हंसकर फोन पर बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हिना ट्रेवल्स की बस मिल गई। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? पर कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसा सोचकर मनोज अल्मोड़ा आने का इंतजार करता रहा। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। इस धुंध के कारण बस अब रेंग रेंग कर चल रही थी। किताबों में पढ़ा और श्रद्धा से सुना खूबसूरत अल्मोड़ा मनोज की आंखों के सामने था। वह बादल और धुंध के कारण अल्मोड़ा के पहाड़ी सौंदर्य को ठीक से नहीं देख पा रहा था। श्रद्धा भी शायद किसी धुंध के पीछे कहीं अदृश्य ही थी। मनोज की घबराहट कम नहीं हुई। क्या वह अपने प्यार का इजहार श्रद्धा से कर पाएगा? क्या श्रद्धा उसकी तड़प को महसूस कर पाएगी, या वह केवल बहाना बना देगा कि किसी काम से अल्मोड़ा आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। पता नहीं क्या होगा। उसने आंखें बंद कर ली। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉन्च में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसने श्रद्धा से अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ पूछा था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है। मॉल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है। जिन सीढ़ियों से रोज श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। घर के अंदर बड़ा सा बगीचा था जिसमें कई रंगों के फूल और सब्जियां लगी हुई थी। मनोज की हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पना, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। मनोज ने हिम्मत करके घर की घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर सुनाई दे रहा था। कुछ देर तक किसी ने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी। अगर कुछ देर कोई ना आए तो उसे लगने लगा कि वह गिर पड़ेगा। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसा ही लगता है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। उसके पैर अब कांप रहे थे। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। अब वह उस घर में था जहाँ उसकी श्रद्धा रहती है। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे हैं। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दिए। हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा है। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। श्रद्धा को तस्वीर में देखकर उसने सुकून की लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। मनोज अब श्रद्धा के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। श्रद्धा का अब तक कोई अता पता नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थीं। उसके कान श्रद्धा की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी को नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती हूँ, फिर श्रद्धा को बुलाएं, या मुरैना की माताओं जैसे किसी अनजान लड़के से अपनी लड़की को ना मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। उसको समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है, श्रद्धा कहाँ है। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ जा रही थीं। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मनोज ने छोटा सा उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहां डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। अपनी की गई प्रशंसा की वह अब व्याख्या कर रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं। पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। ग्वालियर का सिंधिया स्कूल तो पूरे देश में फेमस है। मनोज ने सिंधिया स्कूल का नाम सुना था। अपने इलाके के समर्थन में मनोज ने देश भर में प्रसिद्ध सिंधिया स्कूल के नाम का सहारा लिया। इतने बड़े स्कूल का नाम सुनकर श्रद्धा की मम्मी आगे कुछ नहीं बोली। श्रद्धा की बात को छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे मम्मी से कहे कि श्रद्धा को बुला दें। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकाल कर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है। लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई। उसका आना निरर्थक हो गया, मनोज को लगा। पर जल्दी हार न मानने वाले
मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फ़ोन नंबर है? मेरे पास था, मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसके पास श्रद्धा का फ़ोन नंबर आ चुका था। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगीं। बात ना करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतज़ार करता रहा। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फ़ोन पर आई। मनोज अब वह आवाज़ सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर खड़ा रहा। हेलो, क्या यही वह आवाज़ है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांस लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है? क्या इसी आवाज़ को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फ़ोन में से फिर आवाज़ आई, हेलो, कौन है? अब मनोज चुप नहीं रह सकता था। मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा मनोज को पहचान गई। उम्मीद, कल्पना, सपने, फैंटेसी गायब हो गई थी। यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा को लगा कि मनोज किसी काम से अल्मोड़ा आया था। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा की आवाज़ में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फ़ोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई थी? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर होती है, या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरसती हुई आवाज़ में, डगमगाते हुए स्वर में मनोज ने श्रद्धा से वह कह दिया जिसे कहने वह अल्मोड़ा आया था। आर यू मैड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार और अच्छा लड़का समझती थी। आगे से मुझे फ़ोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फ़ोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज़ ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वह समझ बैठा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का भोला चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुँच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज़ सुनाई दी। आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाला था। आपका फ़ोन है, उसने कहा।
मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए मनोज से कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस इंग्लिश एग्जाम के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं दिया, इंग्लिश कंपलसरी पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही। फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और वह तुमने अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम यहाँ अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कहना तो चाहता था कि तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका रीता मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति न अपनी सफलता के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था, वह प्यार तो उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा की उम्मीद और भरोसा जरूर मिल गया था। इसी उम्मीद और पढ़ाई के संदेश को मन में बसाए वह ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने अपने मन की बात डायरी में लिखी। मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। तुमने मुझे सही राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे यह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए। अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे दोनों आज लगातार शाम तक पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अश्विन, नवनीत और गुप्ता भी पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे की एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने फोन पर कहा कि वह मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। पांडे ने नहा धोकर जीन्स टी शर्ट पहनी और योगिता का इंतजार करने लगा। देखने के लिए सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पांडे ने व्यर्थ खुली किताब को कष्ट देना बंद कर दिया और किताब बंद करके रख दी। पूरी दोपहर ऐसे ही इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई, न पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह पीली कोठी में योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह भटकता रहा। पांडे ने प्रेमिका के इंतजार का कठिन समय काटने के लिए दूसरे लड़कों के कमरों में ताक झांक शुरू की। अश्विन और नवनीत पढ़ाई कर रहे थे। उससे बात करने के मूड में कोई नहीं था। योगिता अभी तक नहीं आई थी। पांडे को अभी कुछ और वक्त बिताना था, इसलिए वह नवनीत के कमरे में चला गया। पांडे को देखकर नवनीत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अर्थात नवनीत नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। कुछ देर नवनीत का सपाट चेहरा बना रहा तो पांडे समझ गया कि नवनीत चाह रहा है कि पांडे वहां से चला जाए। पांडे अपने मन में नवनीत को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। इन पूरे 4-5 घंटों में पांडे ने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। 5 बजे योगिता आई। प्रेमी पांडे ने 4-5 घंटे बाद राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी, लेट हो गई। 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। योगिता ने मुस्कुराकर दोनों से कहा, आप दोनों शादी में जरूर आइए। इतना कहकर योगिता चली गई। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट का साथ ही नसीब हुआ, पर 5 मिनट का साथ भी विरही प्रेमी को जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वह पढ़ सकता है।
आईएएस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बहुत बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा हुई कि अब टेप पर गाने सुने जाएं। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना लगा दिया। सोड़ी सोड़ी अखियों वाली गाने की आवाज़ फुल थी। शायद पास के कमरे में नवनीत को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। नवनीत ने आकर मनोज से कहा, मनोज गाने की आवाज़ कम कर दो। मनोज ने गाने की आवाज़ कम कर दी। नवनीत मनोज को धन्यवाद देकर वापस अपने कमरे चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवनीत पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं। हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से भी डिस्टर्ब नहीं होता। उल्टे जब गाना चलता है तो हम और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवनीत को मन भरकर गालियां दी। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं, तो वह पिता से मिलने और आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में संविदा शिक्षक बन गया था। मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग सुनना पड़ जाएगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, हो जाएगा गोविंद, समय लगता है। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। विष्णु मानता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नज़र में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता, मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। विष्णु के साथ मनोज का एक और दोस्त बल्ले भी वहीं खड़ा था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था। वह जौरा में कंस्ट्रक्शन का काम देखने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग करते हुए कहा, जे मूछे काय कटाए लई, चश्मा लगाए लो। मोय तो ते लक्षण ठीक न लग रहे। मोय तो लागते हैं तेने मोड़ी फंसाए लई है ग्वालियर में। देखियो भैया, नाक न कटाए दिए गाँव की। सिंधी पंजाबन के चक्कर में तो न फंस गए हो। मनोज को बल्ले की बात बुरी लगी, लेकिन उसने बल्ले की बात को अनसुना सा कर दिया। मनोज अपने दोस्तों से बिना कुछ कहे अपने घर की ओर बढ़ गया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपने कागज लिए बैठे थे। दीपक कहीं बाहर गया हुआ था। माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी ने मनोज को देखा तो दौड़कर भैया से गले लग गई। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है। वह श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर अल्मोड़ा देख आया था। श्रद्धा के शहर और उसके घर के सामने मनोज का यह घर, उसका गांव कितना घटिया, कितना कमजोर है। यहाँ इस माहौल में जहाँ किसी को बात करने की तमीज़ नहीं है, सब गंदा बोलते हैं, व्यंग करते हैं। कहाँ श्रद्धा का घर, कहाँ उसके पढ़े लिखे माता पिता और कहाँ उसका गांव, उसके घर का यह माहौल। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यावहारिक है। पिता के पास पहुंचकर मनोज ने उनके पैर छुए और जमीन पर बैठ गया। पिता ने उसे देखा तो हुकारते हुए बोले, कब आयो? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। पिता, अब वे फिर मेरे ट्रांसफ़र करवो चाह रहे हैं। देखें कैसे करते हैं। मैं सबकी खटिया खड़ी कर देंगो। क्या समझता है डिप्टी डायरेक्टर, बेईमान साला। 1 साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया था कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए हैं। वह कभी भी फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो। मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए। दिल्ली में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस तरह की विनतियों का असर पिता पर कभी नहीं हुआ। पिता बोले, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं। अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता।
किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आईएएस प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना जरूर था। मनोज अगले दिन मां से 2,000 रुपए लेकर वापस ग्वालियर चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। आईएएस, श्रद्धा, पीएससी, उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था।